और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखनाथ मंदिर में हमले का मामले को लेकर बड़ी खबर। कई शहरों में एटीएस की छापेमारी लगातार चल रही है और आरोपी मुर्तजा को लेकर छापेमारी अब भी जारी है। एटीएस ने नोएडा से 3 लड़कों को भी पकड़ा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। गोरखपुर कानपुर से 2 लड़के पकड़े गए हैं। सभी पर मुर्तजा से जुड़े होने का शक जताया जा रहा है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी भी हुई है, पकड़े गए हैं। गोरखनाथ मंदिर में कुछ दिन पहले ही मुर्तजा नाम के एक शख्स ने हमला कर दिया था, जिसके बाद उसको गिरफ्त में ले लिया गया और अब आगे की पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि एटीएस जगह जगह छापेमारी कर रही है और गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले मामले में नोएडा से भी 3 लड़के के पकड़े जाने की इस वक्त की खबर सामने आ रही है। गोरखपुर और कानपुर से भी 2 लड़के पकड़े गए हैं, जिनके तार सीधे मुर्तजा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुर्तजा से जुड़े हुए होने पर शक जताने पर गोरखनाथ मंदिर में जो हमला हुआ था उसको लेकर एटीएस की छापेमारी अब भी लगातार जारी है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही गोरखनाथ मंदिर में मुर्तजा की ओर से हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और अब एटीएस इसको लेकर आगे की जांच लगातार कर रही है। इस बीच यूरोपीय संघ ने रूस पर और कड़ी पाबंदियां लगाने का प्रस्ताव रख दिया और इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन पर हमला करने के विरोध में रूस पर कई पाबंदियां लगाई थी, लेकिन इस बार उस पर पाबंदियों को और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। जंग में यूक्रेन के साथ खड़े यूरोपियन यूनियन के देशों ने रूस से कोयला, केमिकल, लकड़ी समेत कई तरह की चीजों की आयात पर रोक लगाने की बात कही। इन पाबंदियों का ऐलान करते वक्त यूरोपीय संघ की अध्यक्ष ने दावा किया कि उनके बैन से रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। उन्होंने यूक्रेन पर हमले को पुतिन का एक बड़ा अपराध भी करार दिया। यही नहीं, यूरोपीय संघ ने आने वाले दिनों में रूस के खिलाफ और भी कड़े कदम उठाने का दावा किया। The perpetrators of these heinous crimes must not go unpunished. जाहिर है, इन पाबंदियों के लगने के बाद यूरोपीय संघ में शामिल 27 देशों के साथ रूस का व्यापार और कम हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग छेड़ने के बाद से रूस पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की ये 5वीं कड़ी है, जिसमें रूस के कोयला, केमिकल, लकड़ी समेत कई दूसरी चीजों के आयात पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया। बताया गया कि इससे रूस को करीब 9 बिलियन यूरो यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 74,295 करोड़ का हर साल नुकसान हो सकता है। इसी तरह यूरोपीय संघ के देशों से रूस को होने वाले सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर और ट्रांसपोर्ट से जुड़े उपकरणों के निर्यात पर भी रोक लगाने की बात कही गई, जो कि करीब 10 बिलियन यूरो या कहें कि भारतीय रुपयों में 85,550 करोड़ का हर साल का होता है। यही नहीं, रूस के जहाजों को यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश के बंदरगाह के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही रूस के 4 बड़े बैंकों के साथ भी यूरोपीय संघ के देशों से किसी भी तरह के लेन देन पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव रखा गया। उधर रूस और यूक्रेन युद्ध का असर इस साल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट पर भी पड़ सकता है और खबर है कि रूस के टेनिस खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोका जा सकता है, क्योंकि डैनियल मेदवेदेव अपनी अभी जो रैंकिंग है उसमें दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी हैं और अब वो इस प्रतियोगिता को जीतने वाले दावेदारों में शामिल हैं। दावा है कि अगर मेदवेदेव विंबलडन प्रतियोगिता जीतने में कामयाब रहे तो यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर सकते हैं। ऐसे में खबर तो ये भी आ रही है कि रूसी खिलाड़ियों से पुतिन की निंदा वाले एक फॉर्म पर साइन करवाए जाएंगे और इसी के बाद वो विंबलडन में खेल सकेंगे। यानी पहले पुतिन की आलोचना करो, फिर विंबलडन में खेलो वाली अपनी जो नीति है उसे अपनाया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। वहां पर मिकोलाइव शहर पर रूस ने क्लस्टर बमों से हमले किए हैं। इन हमलों में 12 लोगों की मौत की खबर है और 41 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, मारियोपोल लगातार रूस के निशाने पर है और एक के बाद एक अब क्लस्टर बमों के जरिए भी उसकी ओर से हमले किए जा रहे हैं। क्लस्टर बम, आपको बता दें कि ये बमों का एक गुच्छा होता है और जिससे सबसे ज्यादा तबाही और भारी नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल भी अब रूस की सेना करने लगी है और यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस अब क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि मिकोलाइव शहर में रूस ने इन्हीं क्लस्टर बमों से हमला किया। ये बम दूसरों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि क्लस्टर बम सिर्फ एक बम नहीं बल्कि बमों का एक पूरा का पूरा गुच्छा होता है और हाँ, इस बम को लड़ाकू विमानों की मदद से गिराया जा सकता है और हमले के दौरान हवा में ही इस बम का कंटेनर खुल जाता है। इसके बाद भी इस क्लस्टर बम में मौजूद दूसरे छोटे बड़े बम इलाके में फैल जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एक क्लस्टर बम में करीब 600 छोटे बड़े बम तक हो सकते हैं और इस
बम का इस्तेमाल जहां भी होता है वहां पर बड़े इलाके में तबाही मच जाती है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर के त्राल में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां मारा गया एक आतंकी लश्कर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दोनों सरपंच की हत्या में शामिल भी थे। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के त्राल में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी वहां पर चल रहा है और 2 आतंकी अब तक मारे गए हैं। और मारा गया एक आतंकी लश्कर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जो कि सरपंच की हत्या में भी शामिल थे। ये दोनों आतंकी, तो 2 आतंकी मार गिराए गए हैं और अब भी वहां पर लगातार मुठभेड़ चल रही है। सर्च ऑपरेशन बाकायदा चलाया जा रहा है ताकि और भी आतंकी ना छिपे हों, इसकी आशंका जताई जा रही है। और मारा गया आतंकी लश्कर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सरपंच की हत्या में दोनों आतंकी जुड़े हुए थे। तस्वीरें भी वहां त्राल से सामने आ गई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रिफत, और क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। ये त्राल एरिया जो है पुलवामा में पड़ता है और वहाँ पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फौरन क्वाड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और वहाँ पे एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और पुलिस का कहना है कि एक का ताल्लुक अंसार से था और दूसरा जो है वो लश्कर से था। एक का नाम उमर तेली बताया जा रहा है और दूसरे का नाम सफात मुजफ्फर बताया जा रहा है। और अभी हालांकि वहां पे कॉर्डन लगा हुआ है, लेकिन ये समझा जा रहा था कि 2 ही मिलिटेंट थे और दोनों वहां पे मिलिटेंट जो है मारे गए हैं इस ऑपरेशन में। और पुलिस का ये भी कहना है कि ये पहले श्रीनगर में थे, यहाँ पे उन्होंने एक सरपंच को गोली मारकर जो है उसकी हत्या कर दी यहाँ श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में, और उसके बाद उन्होंने अपनी बेस जो है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट की थी। तो फिलहाल 2 मिलिटेंट मारे गए हैं जो पुलिस ने कंफर्म किया है। जी, तो 2 आतंकी के मारे जाने की खबर है। हालांकि सर्च ऑपरेशन अब भी वहां पर चलाया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। अमेरिका ने स्पेन में रूसी कारोबारी विक्टर वेक्सेलबर्ग की एक सुपर यॉट को अपने कब्जे में ले लिया। इस कारोबारी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी बताया जाता है और इसी वजह से अमेरिका ने उनके सुपर यॉट को जब्त कर लिया। बताया गया कि रूस के यूक्रेन पर हमले के विरोध में उन पर यह कार्रवाई की गई। पिछले दिनों अमेरिका समेत कई देशों ने रूसी कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने का फरमान सुनाया था। अब इसी के तहत इस आलीशान यॉट के जरिए विक्टर वेक्सेलबर्ग को निशाना बनाया गया। यॉट को सीज करने के बाद स्पेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने इसकी तलाशी ली। हालांकि बाइडेन सरकार पहले इस यॉट मालिक की अमेरिका में मौजूद संपत्तियों को जब्त कर चुकी है और अब टेंगो नाम की उनकी ये सुपर यॉट भी उनसे छिन गई। इस आलीशान यॉट में कई सुविधाएं मौजूद हैं और इसकी कीमत $99 मिलियन से ज्यादा यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 750 करोड़ है। वहीं पुतिन के करीबी और रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच की यॉट को तुर्की से भी भागना पड़ा। पिछले दिनों यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप के कई देशों ने इस रूसी कारोबारियों पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद उनकी इस यॉट को तुर्की से भी निकलना पड़ा। इससे पहले ये यॉट यूरोप के ज्यादातर देशों से भगाए जाने के बाद आश्रय की तलाश में तुर्की के बंदरगाह पहुंची, मगर जल्द ये साफ हो गया कि वहां भी उसे पनाह नहीं मिलने वाली। रोमन अब्रामोविच की ये यॉट दुनिया की सबसे महंगी यॉट में शामिल है, जिसमें हेलीपैड और स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। इसके अलावा यॉट में वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो इंसान ख्वाहिश रखता है। असल में तुर्की सरकार के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध है। इसी उम्मीद पर इस यॉट को तुर्की के बंदरगाह लाया गया था, पर अब समंदर में तैरता अब्रामोविच का ये आलीशान महल फिर लहरों के धक्के